इस वीडियो में हम बात करेंगे परमेनाइडिस के बारे में। परमेनाइडिस एलिया के रहने वाले थे और एलिया एक सिटी है इटली के पश्चिमी किनारे पर। उनका जन्म हुआ था 515 बीसी में और डेथ हुई थी 450 बीसी में। ये अप्रॉक्सीमेट डेट्स हैं। और परमेनाइडिस इलियाटिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी के फाउंडर थे और माना जाता है कि परमेनाइडिस पाइथागोरन फिलॉसफी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और उन्होंने हेराक्लिटस की फ़िलॉसफी को भी स्टडी किया था और हेराक्लिटस की फ़िलॉसफी को वो क्रिटिसाइज़ करते थे। आप देखेंगे कि कैसे उनकी फ़िलॉसफी हेराक्लिटस की फ़िलॉसफी से बिल्कुल अपोजिट है। प्लेटो की एक बुक है इसी नाम से, परमेनाइडिस के नाम से, और उस बुक में प्लेटो लिखते हैं कि जब परमेनाइडिस 65 ईयर ओल्ड थे तब वो अपने एक स्टूडेंट जीनो के साथ एथेंस आए थे एक फेस्टिवल अटेंड करने के लिए। और एथेंस में वो सोक्रेटिस से मिलते हैं। सोक्रेटिस उस टाइम काफ़ी यंग थे, उनकी एज काफ़ी कम थी। प्लेटो और सोक्रेटिस की हम बात क्यों कर रहे हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियोस में पता चल जाएगा कि वो क्यों ज़रूरी हैं। परमेनाइडिस की फ़िलॉसफी कुछ ऐसी है जिसमें बिलीव करना बहुत ही मुश्किल है। परमेनाइडिस अपने कंक्लूजन्स को प्रूव करने के लिए लॉजिक का यूज़ करते हैं। वैसे लॉजिक का यूज़ तो पहले के फिलोसफर्स भी करते थे, लेकिन परमेनाइडिस लॉजिक का यूज़ कुछ ज़्यादा ही रिग्रेस वे में करते हैं, बहुत ही पावरफुल वे में करते हैं। उनके कंक्लूजन्स को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन उनकी रीजनिंग का जो स्टाइल है उससे सभी इम्प्रेस हो जाते हैं और उनका यही रीजनिंग का स्टाइल आगे के फिलोसफर्स को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है और वो फिलॉसफी को एक अलग डायरेक्शन में ले जाते हैं। फिलॉसफी एक अलग डायरेक्शन में डेवलप होना शुरू होती है। परमेनाइडिस अपनी फिलॉसफी को पोइट्री की फॉर्म में लिखते हैं और अपनी पोइट्री में वो कहते हैं कि जो नॉलेज वो बता रहे हैं हमें वो एक गॉडेस से उन्हें मिली है। इट मीन्स वो एक डिवाइन नॉलेज है और उनकी पॉइंट दो पार्ट्स में है, द वे ऑफ ट्रूथ एंड द वे ऑफ ओपिनियन के नाम से। जो वे ऑफ ट्रूथ है उसमें उनकी अपनी फिलॉसफी है जिसे वो लिखते हैं कि एक्चुअल में वर्ल्ड कैसा है, एक्चुअल में जो रियलिटी है वो कैसी है। और वे ऑफ ओपिनियन में वो लिखते हैं कि आम लोग रियलिटी को क्या समझते हैं। इट मीन्स एक ट्रुथ है और एक ओपिनियन है, वो दोनों ही चीज़ों की बात करते हैं, दोनों ही पॉइंट्स की बात करते हैं। और परमेनाइडिस की फिलॉसफी को डिस्कस करने से पहले हमें एक्सियोमैटिक सिस्टम को, एक्सियोमैटिक मेथड को समझना ज़रूरी है, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि परमेनाइडिस की फिलॉसफी का सोर्स क्या है या उनका फिलॉसफी का मेथड क्या है। जब उस टाइम में अल्टीमेट स्टफ क्या है इस पर विचार किया जा रहा था तो अलग अलग तरह की थ्योरीज डेवलप हो रही थी। उस टाइम ज्योमेट्री में एक बहुत ही खास डेवलपमेंट हो रही थी। इस डेवलपमेंट का नाम था एक्सियोमैटिक मेथड। ज्योमेट्री का यूज़ मेनली इजिप्शियंस करते थे और वो ज्योमेट्री में बहुत ही एडवांस थे। उनके लिए ज्योमेट्री एक प्रैक्टिकल टूल था जिससे वो अपने लैंड्स को मेज़र करते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक नदी है, नील रिवर, उसमें हर साल बाढ़ आती थी और रिवर के आसपास के जो भी खेत हुआ करते थे वो सब डूब जाते थे और लैंडमार्क्स और निशान जो बने होते थे वो सब साफ हो जाते थे। तो इजिप्शियंस क्या करते थे, वो ज्योमेट्री का यूज़ करके खेतों की मार्किंग करते थे, लैंडमार्क्स को फिर से तैयार करते थे। तो मेनली वो लैंड्स को मेजर करने के लिए, उनकी मार्किंग के लिए ज्योमेट्री के रूल्स का यूज़ करते थे। और जो ग्रीक्स थे वो भी ज्योमेट्री को समझते थे, लेकिन उनकी जो क्यूरियोसिटी थी वो इस बात में ज़्यादा थी कि ज्योमेट्री काम कैसे करती है, ये जो ज्योमेट्री के डिफरेंट रूल्स हैं ये कैसे वर्क करते हैं, इनका वर्क करने का रीज़न क्या है। तो ग्रीक्स ने इस पर काफ़ी लंबे टाइम तक काम किया। शुरू में इन्होंने ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग तरह के प्रूफ्स डिस्कवर किए, सेपरेट थ्योरम्स को डिस्कवर किया, लेकिन फिर भी ज्योमेट्री एक कंप्लीट सिस्टम नहीं बन पाया क्योंकि ज्योमेट्री के जो भी फॉर्मूलाज थे वो सब आपस में कनेक्टेड नहीं थे। हर फॉर्मूला को एक अलग थ्योरम से एक्सप्लेन किया जाता था और इन थ्योरम्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था। फिर ये कोशिश की गई कि ये जितनी भी ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स हैं उन सबको कंबाइन किया जा सके एक सिंगल एक्सियोमैटिक सिस्टम के अंदर। एक्सियोमैटिक सिस्टम जो होता है उसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि इसमें कुछ फर्स्ट प्रीमिसेस होती हैं जिन्हें एक्सियोम्स कहा जाता है। एक्सियोम्स,
और ये फर्स्ट प्रेमिसेस सेल्फ एविडेंट होती हैं, इनको प्रूव करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती हैं, इसलिए ये सेल्फ एविडेंट होती हैं। और इन्हीं फर्स्ट प्रेमिसेस के बेस पर लॉजिकल रीजनिंग का यूज़ करके ज्योमेट्री के जो भी रूल्स हैं उनको प्रूव किया जा सकता है। ये प्रयास काफ़ी लंबे समय से चल रहा था ग्रीक सिविलाइजेशन में, लेकिन सबसे ओल्डेस्ट बुक जो हमारे पास आज अवेलेबल है उसका नाम है यूक्लिड्स एलिमेंट्स, जो ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड ने लिखी थी ऑलमोस्ट 300 BC में। और ध्यान रहे कि जब मैं ओल्डेस्ट बुक की बात कर रहा हूँ तो ये ग्रीक्स के कंटेक्स्ट में कर रहा हूँ, इंडियन कंटेक्स्ट में नहीं। इंडियन कंटेक्स्ट में ओल्डेस्ट बुक ज्योमेट्री के बारे में जो है वो है शुल्ब सूत्र, जो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है। तो ग्रीक्स के कंटेक्स्ट में ओल्डेस्ट बुक है यूक्लिड्स एलिमेंट्स। इसमें यूक्लिड कुछ फंडामेंटल एक्सियोम्स का यूज़ करते हैं, एक्सियोम्स देते हैं, और ये एक्सियोम इतने सिंपल हैं कि इनको प्रूव करने की नीड नहीं है। इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में आपको ये सभी एक्सियोम्स मिल जाएंगे। जैसे कि इस तरह के एक्सियोम्स होते हैं कि कोई भी दो पॉइंट्स अगर आप आपस में मिला देते हो तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, या फिर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, सेगमेंट है आपके पास, उसको दोनों डायरेक्शन में आप इन्फिनिटली एक्सटेंड कर सकते हो तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और अगर आपके पास एक पॉइंट है और एक रेडियस है, यानी एक केंद्र बिंदु है और एक त्रिज्या है, तो आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, सर्कल बना सकते हो। तो ऐसे बहुत ही सिंपल और फंडामेंटल प्रीमिसेस फाइंड की जाती है जिन्हें एक्सियोम्स कहते हैं। और इन्हीं एक्सियोम्स के बेस पर ज्योमेट्री के जितने भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज होते हैं उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। इट मीन्स हमारे पास कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स या प्रीमिसेस होती हैं जो सेल्फ एविडेंट होती हैं, इन्हें प्रूव करने की नीड नहीं है, और ये पूरी तरह से सच हैं। ठीक है, अब इन्हीं प्रीमिसेस का यूज़ करके हम धीरे धीरे जो कॉम्प्लेक्स प्रीमिसेस हैं उन तक पहुंच सकते हैं, और जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज हैं उनको प्रूव कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेट करना। डेमोन्स्ट्रेट करना कहा जाता है इस पूरे प्रोसेस को। इस एक्सियोमेटिक मेथड ने पूरी ज्योमेट्री को एक कंप्लीट सिस्टम बना दिया। ये मेथड इतना ज़्यादा इफेक्टिव था कि 19th सेंचुरी तक कोई भी इनको चैलेंज नहीं कर सका। तो जो भी फिलोसोफर्स थे वो इस सिस्टम से, इस टाइप की रीजनिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। इट मीन्स हमारे पास कुछ हमें सिंपल बातें पता है जो 100% ट्रू हैं, पूरी तरह से सच हैं, और उन्हीं सिंपल प्रीमिसेस के बेस पर लॉजिकल रीजनिंग का यूज़ करके आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंक्लूजन्स तक पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत ही इंप्रेसिव एक सिस्टम था। ग्रीक जियोमेट्री के इस एक्सियोमेटिक मेथड ने सभी फिलोसफर्स को बहुत इन्फ्लुएंस किया, और शायद पार्मेनिडिस भी उनमें से एक थे। पार्मेनिडिस ने भी इसी एक्सियोमेटिक मेथड का यूज़ किया। उन्होंने 3 बेसिक प्रीमिसेस को एक एक्सियोम्स की तरह यूज़ किया और उन एक्सियोम्स के बेस पर अपनी सारी फिलॉसफी को डेवलप किया। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस ये था कि ज्योमेट्री में जो हमें कंक्लूजन्स मिल रहे थे या जो आंसर्स मिल रहे थे वो परसेप्शन के साथ मैच हो रहे थे। लेकिन पार्मेनिडिस के केस में जो कंक्लूजन्स हमें वो देते हैं वो हमारे परसेप्शन के साथ मैच नहीं होते, वो हमारे नॉर्मल एक्सपीरियंस से पूरी तरह से अपोजिट थे। तो ये एक मेन डिफरेंस था। और पार्मेनिडिस जानते थे कि थेलिस से लेकर अब तक जो भी फिलोसफर्स हैं उन सबके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम ऑफ चेंज की। वर्ल्ड का जो फंडामेंटल स्टफ है वो वन है, एक है, और ये वन मैनी में कैसे चेंज होता है, ये एक अनेक में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। हेराक्लिटस की वीडियो में हमने इस प्रॉब्लम को डिटेल से डिस्कस किया था। तो पार्मेनिडिस इसी चेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए वो एक्सियोमेटिक मेथड का यूज़ करते हैं। तो चेंज की प्रॉब्लम वो सॉल्व करना चाहते हैं, और मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए? एक्सियोमेटिक मेथड। और ये मेथड उस टाइम का बहुत ही इंप्रेसिव और एक्यूरेट मेथड था, और ये आज भी उतना ही एक्यूरेट है। उन्होंने 3 फर्स्ट प्रीमिसेस या एक्सियोम्स का यूज़ किया। उनका फर्स्ट एक्सियोम ये था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो एक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल इज़ वन। तो फर्स्ट एक्सियोम में वो मॉनिज्म को सेल्फ एविडेंट मान लेते हैं। उनसे पहले मोस्टली जितने भी फिलोसफर्स थे वो मॉनिज्म को ही सही मान रहे थे, तो उन्होंने भी मॉनिज्म को सही माना कि फंडामेंटल स्टफ जो है, प्रिंसिपल जो है वो एक है, वो वन है। फिर उनका सेकंड एक्सियोम है व्हाट इज इज,
इट मीन्स जो है वो है। ये बहुत ही सिंपल और बेसिक एक्सियोम है जो एक तरह की ट्यूटोलॉजी है, जैसे ए इज़ ए। ट्यूटोलॉजी का मीनिंग है कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो किसी भी कंडीशन में फॉल्स नहीं हो सकती। इसका मीनिंग है कि जो ऑब्जेक्ट या स्टेटमेंट जो है वो वही सेम ऑब्जेक्ट या स्टेटमेंट है, जैसे एप्पल इज़ एप्पल, मोबाइल इज़ मोबाइल, ए इज़ ए। तो यहाँ परमानेंटिस कहते हैं व्हाट इज़। लेकिन यहाँ परमानेंटिस किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? वो यहाँ एग्जिस्टेंस या बीइंग की बात कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस, बीइंग, रियलिटी या वन, या फंडामेंटल प्रिंसिपल। वैसे तो इस वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, लेकिन उस टाइम ग्रीक्स के लिए इस वर्ड का मीनिंग था एग्जिस्ट करना। इट मीन्स जो एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है। बीइंग इज बीइंग, ये इतना सिंपल है कि आप इस पर डाउट नहीं कर सकते। फिर उनका थर्ड एक्सियम ये था कि व्हाट इज नॉट। इट मीन्स जो नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करता। या सिंपल वर्ड्स में नथिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या नॉन एग्जिस्टेंस या नॉन बीइंग एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और ये भी बहुत ही सिंपल है कि जो नथिंग है या जो है ही नहीं वो एग्जिस्ट कैसे करेगा। तो वो कहते हैं कि व्हाट इज नॉट। तो परमेनाइडिस इन 3 फर्स्ट प्रीमिसेस या एक्सियोम्स को एक्सेप्ट करते हैं जो बहुत ही सिंपल हैं और सेल्फ एविडेंट हैं। इनको प्रूव करने की नीड नहीं है। और मैं सिंपल वर्ड्स में एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि वट एवर एग्जिस्ट्स एंड देर इज नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट विच एग्जिस्ट। मतलब जो एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है और उसके अलावा जो भी है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इन 3 एक्सियोम्स के बेस पर ये तीनों एक्सियोम आपको याद रखने आगे यूज़ होंगे, और इन 3 एक्सियोम्स के बेस पर वो 7 या 8 कंक्लूजन्स देते हैं और एक एक करके सभी कंक्लूजन्स को प्रूव करते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे वो कंक्लूजन्स प्रोवाइड करते हैं और कैसे उनको प्रूव करते हैं। उनका फर्स्ट कंक्लूजन ये है कि हम जो भी सोचते हैं या बोलते हैं वो एग्जिस्ट करता है। एनीथिंग वी कैन थिंक और स्पीक अबाउट एग्जिस्ट्स। यानी जो भी आप सोचते हैं वो एग्जिस्ट करता है, और जो एग्जिस्ट नहीं करता आप उसके बारे में नहीं सोच सकते। इसको परमानेंटिस कैसे प्रूव करते हैं, हम देखते हैं उनका आर्ग्यूमेंट। वो कहते हैं कि जो भी हम सोचते हैं वो या तो एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, ये 2 ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। इन 2 के अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। अब याद कीजिए हमारा थर्ड एक्सियोम क्या कहता है। थर्ड एक्सियोम ये कहता है कि जो एग्जिस्ट नहीं करता वो है ही नहीं। व्हाट इज नॉट। तो इस एक्सियोम के बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि जो एग्जिस्ट नहीं करता वो है ही नहीं। इट मीन्स हम नथिंग के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि नथिंग एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे थर्ड एक्सियोम के बेस पे। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि जो भी हम सोचते हैं वो एग्जिस्ट करता है। और यही परमेनाइडिस का कंक्लूजन है, फर्स्ट कंक्लूजन, कि जो भी हम सोचते हैं वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो एग्जिस्ट नहीं करता है उसके बारे में आप नहीं सोच सकते। यू कैन नॉट थिंक अबाउट नथिंग बिकॉज नथिंग एग्जिस्ट नहीं करता है एज पर थर्ड एक्सियोम। लेकिन आपको लग रहा होगा कि हम बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जैसे मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ इस टाइम एक चंद्रमा पे मेट्रो चल रही है, तो इसके बारे में परमानेंटिस ये कहेंगे कि मैं नथिंग के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं चंद्रमा और मेट्रो इन 2 चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ। मेरी जो पिक्चर है वो एक्यूरेट नहीं है, पिक्चर एक्यूरेट नहीं है, लेकिन चंद्रमा और मेट्रो ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। और जैसे मान लीजिए मैं यूनिकॉर्न के बारे में सोच रहा हूँ। यूनिकॉर्न का एग्जाम्पल फिलॉसफी में काफ़ी बार यूज़ किया जाता है। यूनिकॉर्न परियों की कहानियों का एक एनिमल है जो एक घोड़े के जैसा होता है, और उसके माथे पर एक सींग होता है, और कभी कभी उसके पंख भी होते हैं, पंख भी शो किए जाते हैं पिक्चर में, और वो स्पेस में उड़ सकता है। तो मैं अभी यूनिकॉर्न के बारे में सोच रहा हूँ जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन परमेनाइडिस फिर से मुझसे वही बात कहते हैं कि मैं नथिंग के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं कुछ अलग अलग चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ और मैं उनको कंबाइन कर रहा हूँ। मैं एक घोड़े के बारे में, एक सींग के बारे में, 2 पंखों के बारे में, और हवा में उड़ने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, इन 4 चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ जो एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि जब भी हम सोचते हैं, जब भी हमारे माइंड में कोई थॉट आता है, तो हम उस थॉट की कोई ना कोई फॉर्म ज़रूर होती है। सोचने का मतलब है किसी न किसी चीज़ के बारे में सोचना।
ऐसा कभी नहीं होता कि हम सोच रहे हैं और हमारे सोचने का कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो। और इसका एक मीनिंग ये भी है कि जो भी आप सोच नहीं सकते वो एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता। जैसे आप सोच कर देखिए एक राउंड स्क्वायर के बारे में, एक ऐसा स्क्वायर जो राउंड है। क्या आप एक राउंड स्क्वायर के बारे में सोच सकते हैं? अगर आप सोचने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? आपको एक सर्कल दिखाई देगा और एक स्क्वायर दिखाई देगा, दो अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई देंगी, लेकिन आपको एक राउंड स्क्वायर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एक राउंड स्क्वायर लॉजिकल नहीं है, रैशनल नहीं है। और जो रैशनल नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जो रैशनल नहीं है वो आप सोच भी नहीं सकते और वो एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता। 19th सेंचुरी में एक फिलोसफर हुए थे हीगल के नाम से। वो कहते हैं कि द रैशनल इज रियल और रियल इज रैशनल। यानी हीगल ये कहते हैं कि जो रीजन और रियलिटी है वो एक दूसरे से अलग नहीं है, इसलिए जो रैशनल होगा वो रियल भी होगा और जो रियल होगा वो रैशनल भी होगा। यही बात बर्मन कहना चाहते हैं कि जो भी हम सोच सकते हैं वो एग्जिस्ट करता है और जो आप सोच नहीं सकते वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे एक राउंड स्क्वायर, ये रैशनल नहीं है तो आप नहीं सोच सकते और ये एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता। आप सोच कर देखिए एक ऐसे ट्रायंगल के बारे में जिसकी 4 साइड्स हैं, एक ऐसा बैचलर जो मैरिड है, या एक ऐसी फायर जो कोल्ड है, या क्वान के बारे में सोच के देखिए। क्वान का मीनिंग है द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग, एक हाथ से जो ताली बजती है उसकी आवाज़ को क्वान कहते हैं। ये एक पैराडॉक्स है जिसका यूज़ बुद्धिज़्म में किया जाता है, एक रैशनल थिंकिंग को चैलेंज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये परमेनाइडिस का फर्स्ट कंक्लूजन है कि हम नथिंग के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि नथिंग एग्जिस्ट नहीं करता और जो भी हम सोचते हैं वो एग्जिस्ट करता है। और अब भी आपके माइंड में एक डाउट होगा कि जब हम यूनिकॉर्न के बारे में सोचते हैं तो यूनिकॉर्न के पार्ट्स जो है एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यूनिकॉर्न का जो थॉट है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम जिन पार्ट्स के बारे में सोच रहे हैं वो तो हैं, जैसे घोड़ा, एक सींग और 2 पंख और उड़ने की जो एबिलिटी है, लेकिन इनको कंबाइन करने से जो यूनिकॉर्न बनता है, जो कंसेप्ट बनता है, ऐसे थॉट को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? तो परमेनाइडिस ने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी कि ऐसे थॉट्स को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे डील किया जाए इनके साथ। और इसका आंसर परमेनाइडिस के लगभग 2000 साल बाद, शायद 2300 साल के बाद, बर्टन रसल के नाम से एक फिलोसफर हैं वो देते हैं। उनकी एक थ्योरी है डिफाइनाइट डिस्क्रिप्शन के नाम से। उस थ्योरी में वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम बर्टन रसल को डिस्कस करेंगे तब उनकी इस थ्योरी को डिस्कस करेंगे। परमेनाइडिस का सेकंड कंक्लूजन है कि व्हाट इज अनक्रिएटेड। व्हाट इज का मीनिंग है बीइंग या एग्जिस्टेंस, कि ये जो भी एग्जिस्ट करता है वो अनक्रिएटेड है, वो हमेशा से ऐसे ही था, कभी क्रिएट नहीं हुआ। इसको वो कहते हैं व्हाट इज अनक्रिएटेड या बीइंग इज अनक्रिएटेड। तो इस कंक्लूजन को वो कैसे प्रूव करते हैं ये देखते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम इसका अपोजिट मान लेते हैं कि व्हाट इज क्रिएटेड, यानी जो कंक्लूजन हम प्रूव करना चाहते हैं उसका हम अपोजिट एक बार मान लेते हैं। तो अब अगर बीइंग या एग्जिस्टेंस क्रिएटेड है तो या तो ये नथिंग से क्रिएट हुआ होगा या फिर समथिंग से क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, या तो ये क्रिएट हुआ है तो इसके 2 ही सोर्स हो सकते हैं, आउट ऑफ नथिंग या फिर आउट ऑफ समथिंग, तीसरा कोई सोर्स नहीं हो सकता। अब याद कीजिए हमारा थर्ड एक्सियोम क्या कहता है? व्हाट इज नॉट मीन्स जो नथिंग है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बीइंग है वो नथिंग से नहीं आ सकता, क्योंकि नथिंग एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज नॉट क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग बिकॉज देर इज नो नथिंग। जब नथिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उससे बीइंग कैसे आ सकता है? तो हमारा जो नथिंग वाला ऑप्शन है वो तो गायब हो जाएगा, क्योंकि वो है ही नहीं एज पर थर्ड एक्सियोम। और हमारे पास अभी एक ही ऑप्शन बचा, वो ऑप्शन क्या है? समथिंग का, कि बीइंग इज क्रिएटेड आउट ऑफ समथिंग। अब आप फर्स्ट एक्सियोम पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट एक्सियोम ये कहता है कि बीइंग इज वन, अल्टीमेट रियलिटी जो है वो वन है, मोनिज्म। इसका मतलब ये जो समथिंग है ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि बीइंग तो वन है। समथिंग होने का क्या मीनिंग हुआ? समथिंग होने का मीनिंग होगा कि बीइंग के अलावा कोई और चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये हमारे फर्स्ट एक्सियोम के अकॉर्डिंग ट्रू नहीं हो सकता। फर्स्ट एक्सियोम मोनिज्म को एक्सेप्ट करता है, मीन्स देयर इज ओनली वन बीइंग, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ समथिंग भी एग्जिस्ट नहीं करेगा।
समथिंग मतलब समथिंग एल्स बीइंग के अलावा कोई और चीज़, तो ये ऑप्शन भी गायब हो जाएगा। तो अब कंक्लूजन ये आता है कि अगर समथिंग से भी बीइंग नहीं आ सकता और नथिंग से भी बीइंग नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसका मतलब बीइंग हमेशा से था, बीइंग इज अनक्रिएटेड। व्हाट इज अनक्रिएटेड। परमेनेटिस एक दूसरा आर्ग्यूमेंट भी यूज़ करते हैं इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए। वो कहते हैं मान लीजिए बीइंग क्रिएटेड है, बीइंग अगर क्रिएटेड है तो ये किसी न किसी टाइम पर क्रिएट हुई होगी। जैसे 10 मिनट पहले या 10 लाख साल पहले, वो कोई भी टाइम हो सकता है। उस टाइम को हम T1 मान लेते हैं। अगर बीइंग T1 पर क्रिएट हुई है, अगर बीइंग से पहले कुछ नहीं था, तो वो T1 पर ही क्यों क्रिएट हुआ। वो T2 पर या T3 पर भी क्रिएट हो सकता था, लेकिन वो T1 पर ही क्यों क्रिएट हुआ। अगर बीइंग से पहले कुछ भी नहीं था और बीइंग एक पर्टिकुलर टाइम T1 पर क्रिएट हुआ है, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पर ही क्यों क्रिएट हुआ, किसी और टाइम पे क्यों नहीं। तो इसके लिए वो रीज़न, कोई रीज़न या कॉज मतलब होना चाहिए। और बीइंग से पहले अगर कुछ भी नहीं था, तो उस रीज़न या कॉज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। अगर जैसे मान लीजिए कुछ लोग हैं वो पूछते हैं कि बिग बैंग की वजह से ये यूनिवर्स बना, तो बिग बैंग से पहले क्या था। बिग बैंग से पहले या तो समथिंग होगा या फिर नथिंग होगा। अगर समथिंग था तो इसको हम एब्सोल्यूट बिगिनिंग नहीं कह सकते, क्योंकि इससे पहले भी कुछ एग्जिस्ट कर रहा था। और अगर बिग बैंग से पहले नथिंग था, तो ये एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा कि जो बिग बैंग है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर ही क्यों हुआ, उस टाइम से पहले या उस टाइम के बाद में क्यों नहीं हुआ। तो इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन बिग बैंग के केस में कहा जाता है कि ये जो बिग बैंग है इसके साथ ही टाइम और स्पेस शुरू होते हैं। इट मीन्स बिग बैंग से पहले ना ही टाइम था और ना ही स्पेस था। और अगर बिग बैंग से पहले कोई टाइम नहीं था, तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि बिग बैंग से पहले क्या था, क्योंकि जब टाइम ही नहीं था तो बिफोर बिग बैंग या बिग बैंग से पहले इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ये एक तरह की मिस्ट्री है जिसका अभी तक कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं मिल पाया है। तो ऐसे परमानेंट ये प्रूव करते हैं कि व्हाट इज अनक्रिएटेड, बीइंग इज अनक्रिएटेड। और इसको प्रूव करने के लिए वो जो आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं उसमें 3 हिडन प्रिंसिपल्स हैं या 3 कंसेप्ट्स हैं, जिस पे शायद परमानेंटिस ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन बाद के जो फिलोसफर्स हैं वो उन कंसेप्ट्स को ध्यान देते हैं और उनको डेवलप करते हैं और यूज़ करते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉजैलिटी। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट भी कहते हैं। परमानेंटिस कहते हैं कि जैसे अगर बीइंग क्रिएटेड है तो इसका कोई ना कोई कॉज भी होगा, और वो कॉज या तो समथिंग होगा या फिर नथिंग होगा। तो यहाँ वो कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन पे स्ट्रेस देते हैं। ये फिलॉसफी और साइंस में एक बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है, जो ये कहता है कि जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई कॉज ज़रूर होता है। इट मीन्स एवरी इफेक्ट हैज़ ए कॉज। परमानेंटिस के बाद के जो फिलोसफर्स हैं वो इस प्रिंसिपल ऑफ कॉजैलिटी को अपने आर्ग्यूमेंट्स में यूज़ करेंगे। और सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीज़न। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी इवेंट या ऑब्जेक्ट जो होता है या एग्जिस्ट करता है वो उसी वे में क्यों होता है, उसी वे में क्यों एग्जिस्ट करता है, किसी और वे में क्यों नहीं। इस बात पे फोकस किया जाता है। जैसे सेकंड आर्ग्यूमेंट में परमानेंटिस कहते हैं कि अगर बीइंग क्रिएटेड है तो ये किसी न किसी टाइम पर क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। और अगर वो टाइम जो है वो T1 है, तो प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीज़न ये आपसे पूछता है कि वो टाइम T1 ही क्यों है, T2 या T3 क्यों नहीं है। ये प्रिंसिपल बहुत ही सटल है और परमानेंटिस के पहले भी कई फिलोसफर्स हैं जो इसका यूज़ करते हैं, लेकिन परमानेंटिस के आर्ग्यूमेंट्स में आपको ये बहुत ही साफ नज़र आता है और आपको सुनने में ये दोनों प्रिंसिपल एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इन दोनों प्रिंसिपल में डिफरेंस है, एक मेजर डिफरेंस है। प्रिंसिपल ऑफ कॉजैलिटी में हम 2 इवेंट्स के बीच के रिलेशन पे फोकस करते हैं, जिसमें एक इवेंट कॉज होता है और दूसरा इवेंट इफेक्ट होता है, कारण और परिणाम, ठीक है। अब हम ये मानते हैं कि जो इवेंट है, जो इफेक्ट है, उसके पीछे दूसरा इवेंट कॉज होगा। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन में क्या होता है, उसमें हम 2 इवेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, 2 इवेंट्स के रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ही इवेंट की बात कर रहे होते हैं और ये सोचते हैं कि वो इवेंट उसी वे में क्यों हुआ, उसी वे में क्यों हुआ, किसी और वे में क्यों नहीं हुआ, ठीक है। और थर्ड प्रिंसिपल है रिडक्टिव एड एब्सर्डम, जिसे सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं रिडक्शन टू द एब्सर्ड। ये आर्ग्यूमेंट
कि एक टेक्निक है, एक मेथड है, इसमें जिस क्लेम को आपने प्रूव करना होता है उसका अपोजिट आप ट्रू मान लेते हैं और फिर ये डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है कि ये अपोजिट इलॉजिकल या फूलिश है, तो ऐसे जो ओरिजिनल क्लेम है उसको प्रूव किया जा सकता है। जैसे परमानेंटिस ये प्रूव करना चाहते हैं कि बीइंग जो है वो अनक्रिएटेड है, बीइंग इज अनक्रिएटेड, तो वो इसका अपोजिट मान लेते हैं कि बीइंग इज क्रिएटेड। फिर एक्सियोम्स के बेस पे वो ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि बीइंग इज क्रिएटेड ये तो हो ही नहीं सकता, ये पूरी तरह से एब्सर्ड है, पूरी तरह से फुलिश है। तो ऐसे वो बीइंग इज क्रिएटेड को फॉल्स प्रूव करके, फुलिश प्रूव करके बीइंग इज अनक्रिएटेड को प्रूव कर देते हैं। और ये तीनों प्रिंसिपल्स को हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे हैं या फिर कम समझ में आ रहे हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है, मैं बस आपको एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूं यहाँ पे। परमानेंटिस का थर्ड क्लेम है कि व्हाट इज इनडिस्ट्रक्टिबल या बीइंग इज इनडिस्ट्रक्टिबल, इम्पेरिशेबल। परमानेंटिस कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन का मीनिंग है डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना, पूरी तरह से नष्ट हो जाना। या सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो डिस्ट्रक्शन का मीनिंग है चेंज इनटू नथिंग। अब याद कीजिए थर्ड एक्सियोम, व्हाट इज नॉट मीन्स नथिंग एग्जिस्ट नहीं करता है। तो परमानेंटिस ये कहते हैं कि समथिंग का नथिंग में चेंज होना पॉसिबल नहीं है। जो बीइंग है वो नॉन बीइंग में चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन बीइंग एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉन बीइंग है ही नहीं। और परमानेंटिस का फोर्थ क्लेम है कि व्हाट इज अनचेंजेबल या बीइंग इज अनचेंजेबल। जो बीइंग या एग्जिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो सकता, वो चेंजलेस है। क्योंकि बीइंग अगर चेंज होगा तो या तो वो बीइंग में चेंज होगा, ठीक है, या फिर वो नॉन बीइंग में चेंज होगा। और नॉन बीइंग एग्जिस्ट नहीं करता, और बीइंग अगर बीइंग में चेंज होता है तो बीइंग तो पहले ही था, ठीक है, इसको हम चेंज होना नहीं कह सकते। तो बीइंग चेंजलेस है, अनचेंजेबल है। और उनका फिर नेक्स्ट क्लेम है कि व्हाट इज इटर्नल या बीइंग इज इटर्नल। इटर्नल का मीनिंग है शाश्वत, जो हमेशा से है और हमेशा आगे रहेगा। तो ये पॉइंट तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। हमने देखा कि बीइंग जो है वो अनक्रिएटेड है, इट मीन्स ये हमेशा से एग्जिस्ट करता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्रिएट नहीं हुआ है। और हमने ये भी देखा कि बीइंग जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। बीइंग जो है वो नॉन बीइंग में चेंज नहीं हो सकता, ये नथिंग में चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि जो नॉन बीइंग या नथिंग है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये इनडिस्ट्रक्टिबल है और हमेशा रहेगा। सो इट मीन्स व्हाट इज इटर्नल। और फिर परमानेंटिस का नेक्स्ट क्लेम है कि व्हाट इज इनडिविजिबल। बीइंग को हम डिवाइड नहीं कर सकते, बीइंग डिवाइड नहीं हो सकता। बीइंग के अंदर कोई पॉकेट, कोई होल या कोई एम्प्टी स्पेस ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि अगर आप बीइंग को डिवाइड करना चाहते हैं, अगर आप बीइंग को डिवाइड करते हैं तो या तो आप बीइंग से डिवाइड करेंगे या फिर आप नॉन बीइंग से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर आप बीइंग को बीइंग से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा। जैसे पानी है एक पूल में, उसको आप पानी से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे वो एक ही पानी बन जाएगा। और नॉन बीइंग से अगर आप डिवाइड करते हैं तो नॉन बीइंग से आप डिवाइड कर नहीं सकते, क्योंकि नॉन बीइंग एग्जिस्ट नहीं करता है एज पर थर्ड एक्सियोम, जैसा हमने पहले पढ़ा। और फिर वो कहते हैं कि बीइंग इज मोशनलेस। व्हाट इज मोशनलेस। मोशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। वो कहते हैं कि जो बीइंग है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकता, क्योंकि मूव वहीं किया जा सकता है जहाँ पे एम्प्टी स्पेस हो। एम्प्टी स्पेस का क्या मीनिंग है। एम्प्टी स्पेस का मीनिंग है नथिंग, कि ऐसी जगह जहाँ पे कुछ ना हो, जहाँ पे नथिंग हो, और नथिंग एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए व्हाट इज मोशनलेस। और इन्हीं एक्सियोम्स के बेस पर वो ये भी प्रूव करते हैं कि जो टाइम है वो अनरियल है, टाइम एक इल्यूजन है। वो कहते हैं कि प्रेजेंट जो है वो एक बीच का पॉइंट है पास्ट और फ्यूचर के। पास्ट मीन्स जो चला गया है, और फ्यूचर जो आने वाला है, इनके बीच का पॉइंट प्रेजेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन पास्ट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो जा चुका है, और फ्यूचर है अभी तक आया नहीं है, इसलिए वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है। और जो एग्जिस्ट नहीं करता है वो नहीं है। व्हाट इज नॉट एज पर थर्ड एक्सियोम। इसलिए वो कहते हैं कि जो भी है वो ऑल एट वंस है। उनके वर्ड्स हैं, जो भी एग्जिस्ट करता है दैट इज नाउ, ऑल एट वंस। जो भी है वो अभी है, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर नाम की कोई चीज़ नहीं है। और इसी आर्ग्यूमेंट को ऑगस्टीन नाम के एक फिलोसफर हैं वो बाद में यूज़ करेंगे गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए। ऑगस्टीन को हम आगे देखेंगे।
तो ऐसे वो 3 एक्सियोम लेते हैं, बीइंग इज वन, मॉनिज्म, व्हाट इज और व्हाट इज नॉट। ठीक है, मतलब बीइंग एक है और जो है वो है और जो नहीं है वो नहीं है। और इन 3 एक्सियोम्स के बेस पे वो आपको ये सारे 7-8 कंक्लूजन जो है प्रोवाइड करते हैं कि जो भी हम सोचते हैं वो एग्जिस्ट करता है और जो एग्जिस्ट नहीं करता उसके बारे में हम सोच नहीं सकते। और फिर वो आगे कहते हैं कि जो बीइंग है वो अनक्रिएटेड है, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, अनचेंजेबल है, एटर्नल है, इंडिविजिबल है, मोशनलेस है, और साथ ही वो कहते हैं कि टाइम अनरियल है, पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करते। अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि परमानेंटिस्ट जिस बीइंग की बात कर रहे हैं या जिस अल्टीमेट रियलिटी की वो बात कर रहे हैं वो एक आइडिया है, वो किसी मैटर की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे थेलीज वाटर की बात करते हैं, एनेक्सीमीनस एयर की बात करते हैं, तो वाटर और एयर दोनों ही मटेरियल एंटिटी हैं। लेकिन कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि परमानेंटिस्ट का जो बीइंग है वो कोई मटेरियल एंटिटी नहीं हो सकता। मटेरियलिज्म और आइडियलिज्म ये 2 डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं फिलॉसफी में और इनके कई डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल हैं। लेकिन जनरल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मटेरियलिज्म का मीनिंग है कि जो भी एग्जिस्ट करता है, जो भी रियलिटी है, वो मटेरियल फॉर्म में है, वो फिजिकल मैटर से बनी है। और आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग जो रियलिटी है वो मटेरियल नहीं है, रियलिटी हमारे थॉट्स और हमारे आइडियाज से क्रिएट होती है। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग ये जो वर्ल्ड है, ये जो रियलिटी है, ये जो भी हम अपने आसपास चारों ओर देखते हैं, ये हमारे माइंड और कॉन्शियसनेस ने क्रिएट की है। सुनने में बहुत ही अजीब लग सकता है लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। सिंपल वर्ड्स में मटेरियलिस्ट कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है एक बहुत बड़ी सी एक फिजिकल मशीन है, मशीन के जैसी है। और आइडियलिस्ट कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है एक स्टोरी है, एक ड्रीम है, आपका माइंड जो आपको दिखा रहा है। तो एक मैटर की बात करते हैं और दूसरे आइडियाज़ या फिर माइंड की बात करते हैं। तो परमानेंटिस्ट जब जो भी कहते हैं वो सब थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं, लेकिन 2 बातें वो ऐसी कहते हैं जिन्हें मानना इम्पॉसिबल है। वो कहते हैं कि रियलिटी इज़ चेंजलेस और रियलिटी इज़ मोशनलेस। इट मीन्स चेंज और मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। अब ये दोनों बातें हम कैसे मान सकते हैं, आप खुद सोचिए। वो लॉजिकल रीजनिंग से ये प्रूव करते हैं कि जो चेंज है और जो मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये बात कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये तो हम रोज़ अपनी आंखों से देखते हैं, ये तो हमारा नॉर्मल सेंस एक्सपीरियंस है, इसको हम कैसे डिनाई कर सकते हैं। तो परमानेंटिस्ट सेंस और रीज़न के बीच की दूरी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि सेंसेस के बेस पर हम जो देखते हैं, जिस रियलिटी को हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो सिर्फ एक इल्यूजन है और एक्चुअल में जो रियलिटी है उसको सिर्फ रीज़न से जाना जा सकता है। रीज़न के बेस पे उसको हम जान सकते हैं। अगर आप सेंसेस के बेस पर देखते हैं तो आपको चेंज और मूवमेंट दिखाई देगा, लेकिन अगर आप लॉजिकल रीजंस के बेस पे देखते हैं तो रीज़न के बेस पे ये दिखाई देगा कि चेंज और मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तेलीज जब कहते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी वाटर है, वो भी रीज़न की बात करते हैं, वो भी अपीयरेंस और रियलिटी के डिफरेंस की बात करते हैं कि वर्ल्ड जैसा हमें दिखाई देता है वैसा नहीं है, वैसा एक्चुअल में वो नहीं है। लेकिन थेलीज के केस में क्या है कि सेंस और रीज़न के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उनकी बात को बिलीव किया जा सकता है, उन पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। और हेराक्लिटस जब कहते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो एक फ्लक्स है, एक फायर की तरह, वो भी यही कहते हैं कि सेंसेस के बेस पर हम रियलिटी को नहीं देख सकते। रियलिटी जैसे नज़र आती है वो सेंसेस के बेस पर हम नहीं देख सकते, रियलिटी को रीज़न से जाना जा सकता है। तो हेराक्लिटस के केस में भी हम देखते हैं कि सेंस और रीज़न के बीच का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इतना नहीं है कि हम बिलीव ना कर सकें। लेकिन परमानेंटिस्ट के केस में सेंस और रीज़न के बीच का ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है कि बिलीव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो पेन है ये मूव नहीं कर रहा है क्योंकि मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, और ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं, जो आपको ये मूवमेंट दिखाई दे रही है, ये रियल नहीं है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? और फिर हमें ऐसा लगता है कि मटेरियल वर्ल्ड सिर्फ एक इल्यूजन है, एक कंप्लीट इल्यूजन। यहाँ पर सेंसेस के बेस पर हम कुछ भी नहीं जान सकते। तो इस केस में हमें ऐसा फील होता है कि जो भी रियलिटी है वो एक आइडिया है, ठीक है। इसलिए कई स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं कि परमानेंटिस्ट जिस रियलिटी की बात कर रहे हैं वो कोई मैटर नहीं हो सकता, वो कोई फिजिकल मटेरियल चीज़ नहीं हो सकती, वो सिर्फ कोई आइडिया ही हो सकती है, वो सिर्फ हमारे माइंड की एक क्रिएशन हो सकती है। लेकिन उनका ये जो ओपिनियन है ये रॉन्ग है, ठीक है।
परमानेंटिस एक्चुअल में मटेरियल रियलिटी की ही बात कर रहे हैं। परमानेंटिस के अकॉर्डिंग अल्टीमेट रियलिटी वन है और वो मटेरियल है, जिसे वो अपनी फिलॉसफी में मोनिस्टिक मटेरियलिज्म कहते हैं। चेंज और मूवमेंट को डिनाई करने का मीनिंग ये नहीं है कि जो बीइंग है वो आइडिया हो जाएगा, या फिर हम कहें कि सिर्फ रीज़न से ही रियलिटी को समझा जा सकता है। इसका मीनिंग भी ये नहीं है कि रियलिटी एक आइडिया ही हो जाएगा, क्योंकि ये बात तो पहले के जो फिलोसफर्स थे वो भी ये कहते हैं कि रियलिटी को रीज़न से ही जाना जा सकता है। थेलीज है, एनेक्सीमेंडर है, हेराक्लीटस है, एनेक्सीमीनस है, ये सभी ये चीज़ कहते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी को आप सेंस एक्सपीरियंस से नहीं समझ सकते, रियलिटी को सिर्फ रीज़न से ही समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि परमानेंटिस अपनी बुक में साफ साफ लिखते हैं कि रियलिटी फाइनाइट है और रियलिटी की एक शेप है, स्फेरिकल शेप है। फाइनाइट का मीनिंग होता है सीमित, या फिर जिसकी एक सीमा हो, एक बाउंड्री हो जो क्लोज्ड हो। और ग्रीक्स के लिए इन्फिनिट या असीमित का कंसेप्ट बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंसेप्ट था। इन्फिनिट कुछ ऐसा था जैसे जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। जैसे आपको याद होगा एनेक्सीमेंडर के बारे में, एनेक्सीमेंडर ने रियलिटी को बाउंडलेस कहा था, और इस बात के लिए उनको उनके ही स्टूडेंट ने, एनेक्सीमीनस ने, क्रिटिसाइज किया था। तो परमानेंटिस की नज़र में रियलिटी फाइनाइट है, सीमित है, और सीमित का मतलब है स्पेस में सीमित, टाइम में सीमित नहीं। टाइम में तो रियलिटी जो है वो हमेशा से थी और हमेशा है, हमेशा रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये अनक्रिएटेड है, इंडेस्ट्रक्टिबल है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। फाइनाइट ये स्पेस में है, और इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है, गोलाकार है, क्योंकि ये सभी डायरेक्शन में इक्वल है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि परमानेंटिस की जो बीइंग है वो एक मटेरियल रियलिटी की बात कर रहे हैं। उनसे पहले के जो फिलोसफर्स हैं वो भी मटेरियल रियलिटी की बात कर रहे थे, और वो परमानेंटिस भी उसी ट्रेडिशन में मटेरियल रियलिटी की ही बात कर रहे हैं, और वो इसको फाइनाइट और स्फेरिकल भी कहते हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो परमानेंटिस हैं वो किसी आइडिया की बात नहीं कर रहे हैं, वो मटेरियल एंटिटी, मटेरियल रियलिटी की बात करते हैं। हो सकता है आपको किसी बुक में ऐसा लिखा मिल जाए कि परमानेंटिस रियलिटी को इनफाइनाइट कहते हैं या असीमित कहते हैं, तो ये पॉइंट भी हम क्लियर कर लेते हैं। परमानेंटिस के दो बहुत ही खास स्टूडेंट्स थे, जीनो और मैलेसिस। तो मैलेसिस के अकॉर्डिंग ये रियलिटी इनफाइनाइट है, असीमित है। परमानेंटिस अपनी बुक में साफ साफ लिखते हैं कि रियलिटी फाइनाइट है और स्फेरिकल शेप में है, लेकिन उनके स्टूडेंट मैलेसिस एक आर्ग्यूमेंट देते हैं। मैलेसिस कहते हैं कि मान लीजिए रियलिटी या बीइंग फाइनाइट है और इसकी एक लिमिट है, एक बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री के बाहर क्या होगा? इस बाउंड्री के बाहर बीइंग होगा या तो नॉन बीइंग होगा। और थर्ड एक्सियोम के अकॉर्डिंग नॉन बीइंग एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जो एम्प्टी स्पेस है या जो नथिंग है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इस बाउंड्री के बाहर बीइंग या एग्जिस्टेंस हो सकता है। तो इस आर्ग्यूमेंट की बेस पे वो प्रूव करते हैं कि रियलिटी इनफाइनाइट है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो इसलिए आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। परमानेंटिस के अकॉर्डिंग रियलिटी फाइनाइट और स्फेरिकल है, लेकिन उनके स्टूडेंट मैलेसिस के अकॉर्डिंग रियलिटी इनफाइनाइट है। इसलिए बुक्स में आपको दोनों तरह की बातें मिल सकती हैं। अगर हम थेलीज, हेराक्लीटस और परमानेंटिस को कंपेयर करते हैं तो हमें 3 डिफरेंट व्यूज़ मिलते हैं, 3 डिफरेंट व्यूज़ हमें नज़र आते हैं। थेलीज चेंज और परमानेंस दोनों की बात करते हैं, इट मीन्स बीइंग और बिकमिंग, लेकिन वो बीइंग को रियलिटी मानते हैं जो परमानेंट है, और बीइंग उनके लिए एक फंडामेंटल सब्सटेंस है। ये सब्सटेंस है वाटर, रियलिटी का सेंस वाटर है उनके लिए। और हेराक्लीटस चेंज की बात करते हैं, उनकी फिलॉसफी में भी बीइंग का कंसेप्ट है, लेकिन वो कहते हैं कि बीइंग को एग्जिस्ट करने के लिए चेंज, बिकमिंग और टेंशन का होना बहुत ज़रूरी है। बिना चेंज और बिकमिंग के रियलिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसलिए उनका पूरा फोकस चेंज और बिकमिंग पे रहता है। उनके लिए रियलिटी कोई फंडामेंटल सब्सटेंस नहीं है, उनके लिए रियलिटी एक फंडामेंटल प्रोसेस है। ये प्रोसेस है चेंज और फ्लक्स, जिसको वो फायर से डिनोट करते हैं। और परमानेंटिस बीइंग को रियलिटी मानते हैं, ऐसा बीइंग जो चेंजलेस है, मोशनलेस है, इनडिस्ट्रक्टिबल है और एटर्नल है। और उनके लिए बिकमिंग सिर्फ एक इल्यूजन है। अगर आप हेराक्लीटस और परमानेंटिस को रीड करते हैं 1 बार, 2 बार या 3 बार, तो आपको ऐसे लगेगा कि दोनों की फिलॉसफी एक दूसरे से पूरी तरह अपोजिट है। एक चेंज को ही रियल मानते हैं और दूसरे के लिए रियलिटी जो है वो चेंजलेस है। एक बिकमिंग की बात करते हैं जो एक कंटिन्यूअस फ्लक्स है,
और दूसरे बीइंग की बात करते हैं जो पूरी तरह से स्टैटिक और फिक्स्ड है। लेकिन अगर आप बार बार इन दोनों को रीड करते हैं तो आपको इन दोनों में सिमिलैरिटीज नजर आने लग जाएंगी। परमेनाइडिस के लिए अल्टीमेट रियलिटी चेंजलेस है, लेकिन हेराक्लिटस की फिलॉसफी में भी कुछ ऐसा है जो चेंजलेस है, और वो है लोगोस, द कॉस्मिक प्रिंसिपल। ये लोगोस कभी चेंज नहीं होता। दोनों फिलोसोफर्स एक ही बात कहते हैं कि आपकी सेंसेस आपको धोखा देती हैं। सेंसेस के बेस पर आप जो भी एक्सपीरियंस करते हैं उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और एक्चुअल में आप चेंजलेस बीइंग को जानना चाहते हो या चेंजलेस लोगोस को जानना चाहते हो, तो आपको रीज़न का यूज़ करना होगा। दोनों के लिए जो रियलिटी है वो नहीं है जो नज़र आती है, और दोनों ही रीज़न की बात करते हैं, रीज़न का यूज़ करने के लिए आपको कहते हैं, और दोनों ही आपको पजल करते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं। जो आपको लगता है, जो आपका डेली एक्सपीरियंस है, उसको वो चैलेंज करते हैं। तो दोनों के जो व्यूज़ हैं वो अपोजिट भी हैं और उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। और मैं चाहता हूँ कि जब आप उन दोनों को रीड करें तो आप सिर्फ अपोजिट एस्पेक्ट्स पे फोकस ना करें, आप सिमिलैरिटीज़ के ऊपर भी ध्यान दें। परमेनाइडिस बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर हैं। उनके बाद के फिलोसफर्स उनके आइडियाज़ को डिफरेंट वेज में यूज़ करते हैं। जैसे डेमोक्रिटस के नाम से एक फिलोसफर हैं, वो परमेनाइडिस की इस बात को मानते हैं कि बीइंग जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन वो चेंज को डिनाई नहीं करते। तो डेमोक्रिटस एटम्स की बात करते हैं जो परमेनाइडिस की बीइंग की तरह इनडिस्ट्रक्टिबल हैं और इनडिविजिबल हैं एटम्स, लेकिन एटम्स की रीअरेंजमेंट की वजह से चेंज पॉसिबल है। और प्लेटो भी परमेनाइडिस और हेराक्लिटस की फिलॉसफी को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि जो भी चीज़ें लगातार चेंज हो रही हैं हेराक्लिटन फ्लक्स की तरह, वो नॉलेज का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती। ट्रू नॉलेज का ऑब्जेक्ट वही हो सकता है जो परमेनाइडिस की बीइंग की तरह स्टैटिक हो, चेंजलेस हो, लेकिन वो परमेनाइडिस की बीइंग की तरह मटेरियल नहीं हो सकता। वो सेंस और रीजन के बीच में, सेंस और थॉट के बीच में डिफरेंस पर फोकस करते हैं। सेंसेस के थ्रू जो मटेरियल वर्ल्ड हम एक्सपीरियंस करते हैं वो स्टेबल नहीं है, और ट्रू नॉलेज का जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेबल होना चाहिए, इटर्नल होना चाहिए, जैसे परमेनाइडिस का बीइंग है। और इसी प्रॉब्लम को एरिस्टोटल जो है आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब कुछ हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अभी ये चीज़ें समझ नहीं आ रही तो कोई इश्यू नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। और परमेनाइडिस सही मायने में एक रैशनलिस्ट फिलोसफर थे, और कहना होगा कि वो फर्स्ट रैशनलिस्ट फिलोसफर हैं। वो कहते हैं कि एक्चुअल नॉलेज गेन करने के लिए आप रीजनिंग पे फोकस करो, सेंसेस पर नहीं। गो वेयर एवर द आर्ग्यूमेंट टेक्स यू, जिस दिशा में आर्ग्यूमेंट आपको लेकर जा रहा है आप उसी दिशा में जाओ, भले ही वो जो रिजल्ट्स हैं आपको मिल रहे हैं वो आपकी कॉमन सेंस के साथ मैच नहीं करते हों या आपके नॉर्मल डेली एक्सपीरियंस के अपोजिट हों, लेकिन फिर भी आप आर्ग्यूमेंट्स को फॉलो करो, क्योंकि जो एक्चुअल रियलिटी है उसको सिर्फ रीज़न से समझा जा सकता है। और ऐसी बात सोक्रेटिस भी कहते हैं। प्लेटो की एक बुक है क्रीटो के नाम से, उसमें आपको ये थीम मिल जाएगी। सोक्रेटिस इसी थीम को डिस्कस करते हैं। परमेनाइडिस के व्यूज़ के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया गया, लेकिन फिलॉसफी में एक कंसेप्ट है फिलोसॉफिकल रिजेक्शन के नाम से। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी फिलोसोफर का कोई कंक्लूजन रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आपको एक फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट देना होगा, एक प्रॉपर रीज़न आपको प्रोवाइड करना होगा। आप बिना कोई रीज़न या बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए उसकी बात को रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि परमेनाइडिस की फिलॉसफी में कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए कि आप उनके आर्ग्यूमेंट्स में कहाँ पर कोई मिस्टेक है, या तो उनके जो 3 एक्सियोम्स हैं उनमें कोई आपको मिस्टेक नज़र आती है, या जो उनकी लॉजिकल रीजनिंग है उसमें आपको कोई मिस्टेक नज़र आती है। तो जो भी आपको मिस्टेक लगती है आप उसको प्रूव कीजिए और एक प्रॉपर वैलिड आर्ग्यूमेंट उसके लिए दीजिए। परमेनाइडिस के एक स्टूडेंट हैं जीनो के नाम से, वो परमेनाइडिस को डिफेंस करने के लिए आ जाते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि कैसे जीनो जो है परमेनाइडिस को डिफेंड करते हैं। तो ये बैटल आगे चल के बहुत ही सीरियस हो जाता है कि हम सेंसेस पे ट्रस्ट करें या फिर रीज़न पर ट्रस्ट करें। तो अभी आप देखेंगे कि बहुत सारी थीम्स जो हैं एक साथ मिक्स हो रही हैं। जैसे वन और मैनी, वन फंडामेंटल स्टफ है, वो मैनी में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है।
अपीयरेंस और रियलिटी, जो दिखाई दे रहा है वो अलग है और जो रियलिटी है वो अलग है। सेंस और रीज़न, रियलिटी को जानने के लिए सेंसेस का यूज़ करें या फिर रीज़न का यूज़ करें, क्योंकि दोनों आपस में मैच नहीं होती हैं। मटेरियलिज्म और आइडियलिज्म, जो अल्टीमेट रियलिटी है वो मैटर है या फिर वो एक आइडिया है। ये वर्ल्ड जो है एक बहुत बड़ी फिजिकल मशीन की तरह है, या फिर हमारा माइंड जो है ये एक इसका एक प्रोजेक्शन है। बीइंग और बिकमिंग, जो रियलिटी है वो परमानेंट की बीइंग की तरह फिक्स्ड है, या फिर हेराक्लिटस के प्रोसेस की तरह एक फ्लक्स है, या इन दोनों से परे कोई तीसरी चीज़ है। ट्रुथ और ओपिनियन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इस तरह की जो बहुत सारी थीम्स हैं एक साथ चल रही हैं, और आगे की फिलॉसफी को यही थीम्स एक शेप देती हैं, एक खास वे में डायरेक्ट करती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।